तैयारी जीत की। आप जुड़े हैं मुकुल स्टडी पॉइंट के साथ। अपने लक्ष्य को पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अब शुरू करते हैं। नमस्कार। भारतीय काव्य शास्त्र की दुनिया में एक सवाल सदियों से गूंजता रहा है। आखिर कविता की आत्मा क्या है? वो कौन सी चीज है, मतलब वो कौन सा डीएनए है जो शब्दों के ढेर को एक जिंदा धड़कती हुई कविता में बदल देता है? इस सवाल के जवाब में कई बड़े बड़े सिद्धांत आए, रस, अलंकार, ध्वनि। लेकिन 8वीं सदी में एक आचार्य हुए जिन्होंने एक बहुत ही साहसिक, मैं तो कहूंगी लगभग क्रांतिकारी दावा किया। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं आचार्य वामन की। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा की, रीतिरात्मा काव्यस्य। रीतिरात्मा काव्यस्य। हाँ, यानी रीति ही काव्य की आत्मा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये कहना था कि कविता का सार उसके भाव या अर्थ में नहीं, बल्कि उसकी बनावट, उसकी शैली में छिपा है। ये एक ऐसा विचार था जिसने उस समय की पूरी काव्य बहस को एक नई दिशा दे दी। तो आज हम इसी क्रांतिकारी विचार की गहराइयों में उतरेंगे। ये चर्चा हम विशेष रूप से मुकुल स्टडी पॉइंट के उन सभी जिज्ञासु साथियों के लिए लेकर आए हैं जो इस विषय को न सिर्फ समझना चाहते हैं बल्कि महसूस भी करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि वामन का ये दावा कितना मजबूत था। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वामन की नज़र में रीति का असली मतलब क्या था। ये सिर्फ स्टाइल तो नहीं था, इससे कहीं ज्यादा गहरा था, है ना? हाँ बिल्कुल। और इसके बाद हम वामन के उस यूं कहिए पोएटिक टूलकिट को खोलेंगे जिसमें उन्होंने 3 तरह की रीतियां बताईं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। कविता लिखने के 3 अलग-अलग औजार। जी। और सबसे दिलचस्प हिस्से में हम ये देखेंगे कि वामन के बाद आए आनंदवर्धन और मम्मट जैसे दिग्गजों ने उनके इस सिद्धांत का क्या किया। क्या उन्होंने इसे सिर आंखों पर बिठाया या इसे सिरे से खारिज कर दिया? चलिए, तो फिर इस सदियों पुरानी बौद्धिक बहस में उतरते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब वामन रीति कहते हैं तो उनका मतलब क्या है? आम भाषा में तो रीति का मतलब रास्ता, तरीका या स्टाइल होता है। क्या ये इतना ही सरल था? ऊपर से देखने पर तो यही लगता है, लेकिन वामन की सोच इससे कहीं ज्यादा गहरी और व्यवस्थित थी। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में एक सूत्र दिया, विशिष्ट पद रचना रीति। 1 मिनट, विशिष्ट पद रचना मतलब शब्दों के खास तरह की बनावट या जमावट। लेकिन खास तो एक बहुत अस्पष्ट शब्द है। क्या चीज किसी पद रचना को खास या विशिष्ट बनाती है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही सवाल उस समय भी उठा होगा और वामन इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने तुरंत अगला सूत्र दिया, विशेषो गुणात्मा। विशेषो गुणात्मा यानी ये विशिष्टता आती है गुण से। अब देखिए, पूरी तस्वीर साफ होती है। गुणों से भरी हुई विशिष्ट पद रचना ही रीति है। हाँ। पर मुझे ये थोड़ा सतही लग रहा है, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ। ये कहना कि कविता की आत्मा उसके अर्थ या भाव में नहीं बल्कि शब्दों के गुणों में है, ये तो ऐसा हुआ जैसे हम कहें कि इंसान की आत्मा उसके शरीर की बनावट में है, उसकी भावनाओं में नहीं। वामन इतने आश्वस्त क्यों थे इस विचार को लेकर? ये एक बहुत ही वाजिब शंका है। असल में वामन का तर्क ये था कि काव्य में जो सुंदरता, जो शोभा आती है, वो इन गुणों के बिना आ ही नहीं सकती। उनके लिए गुण सिर्फ सजावट का सामान नहीं थे, बल्कि काव्य के अनिवार्य धर्म थे। उन्होंने गुणों को 2 हिस्सों में बांटा, शब्दगत गुण और अर्थगत गुण, और फिर दोनों के 10-10 प्रकार बता दिए। 20 गुण। हाँ। जैसे ओज, प्रसाद, माधुर्य, ये सब? जी हाँ, ओज, प्रसाद, माधुर्य, श्लेष, समता जैसे कुल 20 गुण। वामन का मानना था कि जब एक कवि इन गुणों को समझकर, सोच समझकर अपनी रचना में पिरोता है, तो जो शैली या पद रचना उभर कर आती है वही रीति है। और क्योंकि ये गुणों से जन्मी है, इसलिए यही काव्य की आत्मा है। उनके लिए गुण ही कविता को प्राण देते थे, और रीति वो शरीर थी जिसमें वो गुण निवास करते थे। इसीलिए तो इस संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, अब मुझे उनका नजरिया थोड़ा बेहतर समझ आ रहा है। वो एक तरह से बाहरी रूप को ही आंतरिक तत्व का प्रतिबिंब मान रहे थे। जी। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हर अच्छी कविता एक ही तरह की रीति, एक ही स्टाइल में दिखी जानी चाहिए, या फिर उन्होंने अलग अलग भावों के लिए अलग अलग स्टाइल की बात की? यहीं पर वामन की प्रतिभा दिखती है।
उन्होंने कहा कि नहीं, एक ही स्टाइल सब जगह काम नहीं करेगा। जैसे एक चित्रकार अलग अलग भाव दिखाने के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही कवि को भी अलग अलग रस और भाव के लिए अलग अलग रीति का प्रयोग करना चाहिए। और इसी आधार पर उन्होंने रीति के 3 मुख्य प्रकार बताए: वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। तो ये है वो पोएटिक टूलकिट जिसकी हम बात कर रहे थे। चलिए सबसे पहले वैदर्भी रीति को समझते हैं। ये कैसा औजार है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? वामन की नजर में वैदर्भी रीति समझिए कि मास्टरपीस थी। ये सर्वश्रेष्ठ रीति थी क्योंकि उनके अनुसार इसमें सभी 20 गुण मौजूद होते हैं। इसकी मुख्य पहचान है माधुर्य गुण। इसमें ऐसे वर्णों का इस्तेमाल होता है जो कानों में मिश्री खोल दें, जिनमें एक संगीत हो, समास या होती ही नहीं या बहुत छोटे होते हैं ताकि प्रवाह बना रहे। तो ये तो जाहिर है कि इसका इस्तेमाल श्रृंगार या करुण रस के लिए होता होगा, जहाँ प्रेम दिखाना हो या बिछोह का दर्द या फिर कोई हल्का फुल्का हास्य, जहाँ कोमलता की जरूरत हो। एकदम सही। कालिदास की रचनाओं में आपको इसका बेहतरीन उदाहरण मिलेगा। ये वो शैली है जो दिल पे धीरे से दस्तक देती है। लेकिन अब सोचिए, अगर किसी कवि को युद्ध का मैदान दिखाना हो या किसी राक्षस का भयानक रूप चित्रित करना हो, क्या ये कोमल संगात्मक शैली वहां काम करेगी? बिल्कुल नहीं। युद्ध के मैदान में वीणा की आवाज तो नहीं आ सकती, वहां तो नगाड़ों की गूंज चाहिए। तो इसके लिए वामन के पिटारे में क्या था? इसके लिए था एक भारी भरकम औजार, गौड़ी रीति। ये वैदर्भी से एकदम उलट है। जहां वैदर्भी में माधुर्य है, वहीं गौड़ी में ओज गुण की प्रधानता है। इसमें कठोर, संयुक्त और द्वित्व वर्णों का प्रयोग होता है। लंबे लंबे सामासिक पद होते हैं जिन्हें पढ़कर ही एक जोश और भारीपन का एहसास होता है। इसकी लय तलवारों के टकराने जैसी होती है। वाह! तो ये कवियों के लिए एक तरह का वॉर मोड था, है ना? वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस, इन सब के लिए गौड़ी रीति एकदम फिट बैठती होगी। तो हमारे पास एक कोमल शैली हो गई, एक कठोर शैली। इन दोनों के बीच में भी कुछ है या बस यही 2 छोर है? है, बिल्कुल है। और वही है पांचाली रीति। ये इन दोनों के बीच का एक संतुलन है। न तो ये वैदर्भी की तरह बहुत ज्यादा मधुर और कोमल है, और न ही गौड़ी की तरह बहुत ज्यादा कठोर और ओजपूर्ण। इसमें माधुर्य और सौकुमार्य यानी कोमलता दोनों गुण होते हैं, लेकिन एक सीमित मात्रा में। तो इसका चरित्र कैसा है? इसकी पहचान क्या है? इसकी सबसे बड़ी पहचान है प्रसाद गुण। प्रसाद का मतलब है निर्मलता, स्पष्टता। ऐसी रचना जिसे पढ़ते ही उसका अर्थ दिमाग में एकदम साफ हो जाए, कोई जटिलता ना हो। इसमें छोटे छोटे समास होते हैं या फिर नहीं भी होते। ये एक सहज, सरल और सुंदर शैली है। बाद में आचार्य मम्मट ने तो इसे कोमना वृत्ति यानी कोमल स्वभाव वाली वृत्ति ही कह दिया। तो वामन ने एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया था। गुण, गुणों से बनने वाली रीतियां और अलग अलग भावों के लिए अलग अलग रीति का प्रयोग। ये सिद्धांत अपने आप में तो बहुत मजबूत और मुकम्मल लगता है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कविता का पूरा व्याकरण ही लिख दिया हो। लेकिन क्या काव्यशास्त्र की दुनिया ने इस व्याकरण को जस का तस मान लिया? यहीं से इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। वामन ने जो ये भव्य महल बनाया था, बाद के आचार्यों ने उसकी नींव पर ही सवाल उठा दिए। लगभग सभी बड़े आचार्यों ने रीति के महत्व को तो माना, लेकिन उसे काव्य की आत्मा के सिंहासन से उतार दिया। अच्छा, तो मतलब एक तरह से वामन के सिद्धांत का तख्ता पलट हो गया। तो फिर इन नए विचारकों ने रीति को कहाँ जगह दी? जैसे ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन, जो वामन के बाद आए, उन्होंने इस पर क्या कहा? आनंदवर्धन ने आके पूरी बाजी ही पलट दी। उन्होंने कहा, वामन जी, आपकी रीति की अवधारणा बहुत अच्छी है, लेकिन आप प्याले की खूबसूरती पर ही अटक गए हैं, जबकि असली चीज तो प्याले के अंदर का अमृत है। उनके लिए वो अमृत था रस और ध्वनि। ये तो बहुत पावरफुल एनालॉजी है, प्याले की खूबसूरती और अंदर का अमृत। बिल्कुल। आनंदवर्धन ने रीति को पद संगठना कहा, यानी पदों का संगठन, और कहा कि इस संगठन का एकमात्र उद्देश्य है रस की अनुभूति कराना। उनके अनुसार रीति साधन है, साध्य नहीं। वो एक खूबसूरत गाड़ी हो सकती है, लेकिन मंजिल तो रस है। रीति का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो पूरी तरह से रस पर आश्रित है। इस एक विचार ने रीति को आत्मा के पद से हटाकर शरीर का एक जरूरी अंग बना दिया। तो मतलब स्टाइल को भाव का सेवक बना दिया गया, मालिक नहीं। ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। इस बहस में आचार्य मम्मट कहाँ खड़े थे? क्या वो आनंदवर्धन से सहमत थे?
आचार्य मम्मट ने भी इसी विचार को आगे बढ़ाया, बस उन्होंने शब्द बदल दिए। उन्होंने रीति के लिए वृत्ति शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने भी 3 वृत्तियां बताईं जो वामन की रीतियों का ही प्रतिबिंब थीं। वैदर्भी को उन्होंने उपनागरिका कहा, जो माधुर्य गुण वाली है। गौड़ी को परुषा कहा, यानी ओज गुण वाली, और पांचाली को कोमला कहा, जो प्रसाद गुण से युक्त है। नाम बदल गए पर कॉन्सेप्ट वही रहा। हाँ, और उनका निष्कर्ष भी वही था। मम्मट ने साफ कहा कि ये वृत्तियां रस की अनुभूति में मदद करती हैं, रस का उपकार करती हैं। वो भी रीति को आत्मा नहीं बल्कि आत्मा यानी रस तक पहुंचने का एक मार्ग ही मानते थे। और फिर आते हैं आचार्य विश्वनाथ, जिनका तो नारा ही था वाक्यम रसात्मकम काव्यम। हाँ, रस से भरा हुआ वाक्य ही काव्य है। जाहिर है वो तो रीति को आत्मा मान ही नहीं सकते थे। उनके लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वो घोषित रूप से रसवादी थे। उन्होंने भी रीति को पद संगठना ही कहा और माना कि ये शरीर का एक अंग है जो आत्मा यानी रस की सेवा करता है, उसे और प्रभावी बनाता है। उन्होंने एक छोटा सा योगदान जरूर दिया। वामन की 3 रीतियों में एक चौथी रीति लाटी रीति भी जोड़ दी, जो उनके अनुसार वैदर्भी और पांचाली का मिश्रण थी, लेकिन मूल बात पर वो भी कायम रहे कि रीति शरीर है, आत्मा नहीं। तो अगर हम इस पूरी सदियों की बहस को देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। वामन ने एक बहुत ही व्यवस्थित स्ट्रक्चर पर आधारित सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि कविता की आत्मा उसकी बनावट में है, लेकिन बाद के विचारकों ने फोकस स्ट्रक्चर से हटाकर पाठक के अनुभव यानी रस पर कर दिया। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। ये एक तरह से फॉर्मलिज्म से एस्थेटिक एक्सपीरियंस की तरफ एक बड़ा दार्शनिक बदलाव था। बाद के आचार्यों का कहना था कि कविता का अंतिम लक्ष्य पाठक के हृदय में रस जगाना है, और रीति, अलंकार, गुण ये सब उसी महान लक्ष्य को पूरा करने के उपकरण हैं। ये सभी महत्वपूर्ण हैं, अनिवार्य हैं, लेकिन उपकरण ही हैं, लक्ष्य नहीं। तो वामन का सिद्धांत पूरी तरह खारिज हो गया। खारिज नहीं हुआ, उसे उसकी सही जगह दी गई। ये मान लिया गया कि वामन ने जिसे आत्मा कहा था वो असल में काव्य का व्यक्तित्व है। आत्मा यानी रस तो एक ही होती है, पर व्यक्तित्व अलग अलग हो सकते हैं। कोई कविता कोमल व्यक्तित्व की होती है, वैदर्भी, कोई जोशीले व्यक्तित्व की, गौड़ी, और कोई शांत और सरल व्यक्तित्व की, पांचाली। वामन का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने काव्य चिंतन को शैली और संरचना के महत्व पर गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ये एक बहुत ही संतुलित और सुंदर निष्कर्ष है। वामन की खोज भले ही अंतिम मंजिल तक ना पहुंची हो, पर उन्होंने उस रास्ते पर एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर जरूर रखा, जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सका। ये सब सुनकर मेरे मन में ख्याल आ रहा है, अगर काव्य एक शरीर है और रस उसकी आत्मा, तो क्या हम रीति को उस शरीर की भाव भंगिमा या बॉडी लैंग्वेज कह सकते हैं? आत्मा के अंदर जो भाव हैं, प्रेम, क्रोध, करुणा, रीति वो तरीका है जिससे शरीर उन भावों को दुनिया के सामने प्रकट करता है। वो आत्मा नहीं है, पर उसके बिना आत्मा की अभिव्यक्ति हमेशा अधूरी रहेगी। बहुत सुंदर कल्पना है। ये इस विषय के सार को पूरी तरह से पकड़ लेती है। रीति वो भंगिमा है जो काव्य को जीवंत बनाती है। यह गहन चर्चा हम खास तौर पर मुकुल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए लेकर आए थे। उम्मीद है कि रीति संप्रदाय का ये पूरा सफर आपको स्पष्ट हुआ होगा। अगर आपको भारतीय काव्यशास्त्र पर हमारा यह विश्लेषण पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं या इस विषय में रुचि रखते हैं। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आपके विचार हमारे लिए बेहद कीमती हैं। क्या आप वामन से सहमत हैं या आनंद वर्धन से? आपको कौन सी रीति सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आपके सवालों का भी हमें इंतजार रहेगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, मुकुल स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप ऐसे जानकारी पूर्ण विश्लेषण से हमेशा जुड़े रहें। अगली चर्चा तक नमस्कार।